आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो उस पाठ में मैंने कवि परिचय लेखक परिचय और लेखक परिचय के बाद पाठ का सार मैंने आपको बताया था। आप उस एक काव्यांश एक गद्यांश हम पढ़ चुके हैं। उससे आगे देखिए, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है हमारी। कवि कह रहा है कि ठाली बैठे यानी जब हम खाली बैठे रहते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में विचार आता रहता है। नवाब साहब की असुविधा तथा संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगी कि जब वो खाली बैठे हैं डिब्बे में तो उन्होंने क्या सोचा, कल्पना करने लगते हैं कि ये जो नवाब साहब जो सज्जन हमारे सामने बैठे हैं, नवाब साहब जो मेरे सामने बैठे हैं, उनको असुविधा हो रही है मेरे आने से। असुविधा और जो संकोच महसूस हो रहा है, जो हिचक महसूस हो रही है, उसका अनुमान लेखक है वो लगाने लगता है। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। ये कवि सिर्फ लेखक है वो कल्पना कर रहे हैं। पहले तो क्या कल्पना कर रहे हैं कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने का अनुमान किया होगा कि भाई मैं सेकंड क्लास का टिकट खरीद लेता हूँ, और उस सेकंड क्लास के टिकट को खरीद कर, क्योंकि पहले लेखक बता चुका है कि सेकंड क्लास का जो टिकट है वो थोड़ा महंगा होता है, तो उन्होंने कहा कि सेकंड क्लास में बैठकर मैं बिल्कुल अकेले रहकर यात्रा करूँगा। और अब गवारा ने हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उनको मंजिले दर्जे में सफ़र करता दिखे, कि अब उनको असुविधा और असंकोच होने का कारण ये है कि उनको ये अच्छा नहीं लग रहा, गवारा ने हो ना, अच्छा नहीं लगना कि कोई सेकंड क्लास कोई मध्यम वर्ग का व्यक्ति और सफ़ेद पोश यानी कोई सज्जन मंजिले दर्जे में सफ़र करता। मंजिले दर्जा जो था वो सेकंड क्लास के में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का समय काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और आप किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। यानी जो लेखक ने देखा कि जो नवाब साहब हैं उन्हें संकोच और असुविधा हो रही है, यानी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा लेखक का उस डिब्बे में बैठना, तो उस असुविधा का और संकोच जो हिचक है और जो असुविधा हो रही है उसका अनुमान लेखक लगाते हैं कि एक तो उन्होंने मंजिले दर्जे में अकेले सफ़र करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, और अब उन्हें कोई सफ़ेद पोश यानी कोई सज्जन व्यक्ति जब उनके सामने बैठा है तो वह उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि अकेले सफ़र काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। ये दो कारण उन्होंने कल्पना की। आगे देखिए, हम कभी कभी कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। कनखियों का अर्थ होता है कनखियों, बगले झांकना, बगले झांकना मतलब तिरछी नजरों से देखना। हम कभी कभी कनखियों से नवाब साहब की तरफ देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर फरमाते रहे। गौर मतलब उस पर अमल करते रहे। गौर का अर्थ होता है अमल करना। उफ, नवाब साहब ने अचानक हमें संबोधित किया। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज है एक मतलब स्वागत करने का या बोलने का एक जो लहजा है वो है, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का भाव परिवर्तन मतलब उससे पहले तो नवाब साहब लेखक से बात करने के लिए कतई उत्सुक नहीं थे, फिर अचानक वो पहले उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो लगातार खिड़की के बाहर देखते जा रहे थे, और फिर अचानक उन्होंने कहा कि आदाब अर्ज मतलब जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो ये जो उन्होंने पूछा तो ये लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, भाफ लिया। वे शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, इसलिए जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि भाव परिवर्तन, भावों का बदलना,
जैसे ही लेखक को जो नवाब साहब हैं उनका जो भाव परिवर्तन, जो भाव बदले, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भांप लिया कि बेशराफत, शराफत मतलब भलाई के लिए, शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, कि शरीफ इंसान है, शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। कि गुमान का अर्थ होता है घमंड, लथेड़ लेना, शामिल कर लेना, कि ये हमें भी क्या करना चाहते हैं, शरीफ बनकर मामूली लोगों में हमें भी शामिल कर लेना चाहते हैं। इसलिए जवाब दिया, शुक्रिया किबला सोख फरमाए। ये भी क्या है, एक अभिवादन करने का तरीका है कि ठीक है अब आप अकेले ही खाएं बस। नवाब साहब ने एक बार फिर क्षण भर खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर अपने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर करके अच्छी तरह धोया और तौलियों से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला उन्होंने कि दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बड़ी एहतियात से छीलकर फांकों को बहुत ही करीने से तौलिए पर सजाते गए। कि जब लेखक ने कहा कि शुक्रिया किबला सोख फरमाए, तो नवाब साहब ने एक क्षण के लिए, एक पल भर के लिए खिड़की से बाहर देखा और फिर क्या किया, दृढ़ निश्चय करके उन्होंने खीरे को नीचे रखा। जो तौलिया था, तौलिए के ऊपर उन्होंने ताजे चिकने खीरे रख रखे थे, उस तौलिए को निकाला और अपने सामने बिछाकर सीट के नीचे से पानी का लोटा लिया और उन खीरों को दोनों खीरों को धोया और धोकर तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। मैंने कहा कि देसी खीरों में क्या होती थी, कड़वाहट होती थी, और उनकी कड़वाहट को दूर करने के लिए उसके सिरे ऊपर से उसके सिरे को काट लिया जाता है और दोनों सिरों को वापस में जब रगड़ते हैं तो झाग निकालने से उनकी कड़वाहट दूर हो जाती है। तो वही प्रक्रिया किसने दोहराई, नवाब साहब ने। फिर खीरों को बड़ी एहतियात से, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी से, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी से। अब उन्होंने क्या किया कि बड़ी एहतियात से छीलकर फांकों को बहुत ही करीने से, करीने का अर्थ होता है तरीके से, तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका अच्छे तरह से जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक व पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी तुरंत हाजिर कर देते हैं। मतलब जैसे अपन भी रेल में या बस में जब सफ़र करते हैं तो जैसे सलाद वगैरह, गाजर मूली के लिए वो नमक मिर्च दे देते हैं, वैसे ही लखनऊ स्टेशन पर जो खीरा बेचते हैं उनको कि खीरे को काट कर उस पर बुरक कर क्या क्या चीज़ें बुरकने से उसका जो स्वाद है वो अच्छा हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर नमक और जीरा मिला नमक व पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी वहाँ पर दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही सलीके से, मतलब तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा नमक तथा लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी में जानते हैं, सुर्ख लाल जो मिर्च होती है उसकी जो लालिमा होती है उसे कहा गया है सुर्खी। उनकी हर भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से यह स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना मात्र से ही प्लावित हो रहा है। देखिए कि उनकी हर भाव भंगिमा का अर्थ है जो भाव था, जो उनके तौर तरीके थे, जो उनके चेहरे पर जो भाव हो रहे थे जब वो खीरों को काट रहे थे, उन पर नमक मिला, जीरा मिला नमक और लाल मिर्च जब छिड़क रहे थे, तो लेखक कह रहे हैं कि उनके भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से, जबड़ों का स्फुरण होता है दांतों का चलाना, कैसे जब हम खाते हैं तो वो जो खाने वाली जो प्रक्रिया है वह कहलाती है जबड़ों का स्फुरण से यह स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन, रस प्लस आस्वादन, आस्वादन होना, रसास्वादन का अर्थ होता है किसी चीज को आनंद होना, रसास्वादन से
प्लावित हो रहा है रसास्वादन की कल्पना मात्र से, कि मतलब वो खीरे को खा नहीं रहे हैं, बस वो कल्पना कर रहे हैं और उस कल्पना मात्र से उन्हें ये लग रहा है जैसे उनके मुंह में खीरों का स्वाद, और खीरों के स्वाद से मुंह में पानी भर रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, किंतु लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अब अपनी असलियत पर उतर ही आए हैं। ये कवि लेखक सोच ही रहा था कि ये जो मियाँ हैं, ये जो नवाब साहब हैं जो सामने बैठकर खीरा खा रहे हैं, ये रईस बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के लिए ख्याल से अपनी असलियत पर उतर ही आए हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया। वल्ला सोख तो फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। ये खीरे की क्वालिटी का नाम है। नमक में छिड़की हुई ताजी खीरे की पनियाती, पनियाती मतलब पानी से युक्त। फाके देखकर मुंह में पानी तो जरूर आया, लेकिन इनकार कर चुके थे। ये कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि उनका जब इतने करीने से, इतने सलीके से जब नवाब साहब ने खीरों को परोस रखा था, सजा रखा था और उसके ऊपर नमक मिर्च छिड़क रखी थी, तो उसको देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ गया था, यानी उनका जी भी ललचा गया था। लेकिन उन्होंने एक बार उनको मना कर दिया था, तो अब वो वापस उस चीज़ को, इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा कि एक बार मना कर चुके हैं, अब वो खीरा नहीं खाएंगे। सो उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त बिल्कुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब मतलब उस चीज़ की ज़रूरत, भूख महसूस नहीं हो रही है। मैदा का अर्थ होता है अमाशय, यानी पाचन तंत्र भी जरा कमजोर है। किबला सोख फरमाए। नवाब साहब ने तब सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरों की फांकों को देखा। सतृष्ण मतलब प्यासी नजरों से। नवाब साहब ने प्यासी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा। खिड़की के बाहर देखकर एक दीर्घ श्वास लिया, मतलब बाहर देखा और एक लंबी सांस ली। खीरे की एक पतली फांक उठाकर होठों के पास ले गए और उन्हें सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके तक मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट भी गले के नीचे उतार लिया। ये सब देखो नवाब साहब का जो खीरे खाने का जो तरीका था उसे दर्शाया गया है कि वो क्या करते हैं, मुंह के सामने लेके जाते हैं, नाक के सामने होठों तक लेके जाते हैं और फिर उसे सूंघते हैं स्वाद के आनंद में, यानी सूंघने मात्र से उन्हें स्वाद की अनुभूति हो जाती है। खिड़की की आनंद से पलके तक मूंद गई, मुंह में पानी भर आए पानी का घूंट भी गले के नीचे उतर गया। तभी नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब एक एक करके खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। कि मतलब उनकी बस इच्छा यही थी कि वे मुंह के पास लेके जाते, उसके खुशबू को महसूस करते और फिर रसास्वादन यानी रस का आस्वादन, उसी को रसास्वादन करके एक एक को करके खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सारी फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए तथा गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हैं रईस, खानदानी रईसों का तरीका। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर जो नवाब था, मैंने जब भारत छोटी छोटी रियासतों में तब्दील था, अब वह क्या हो चुका था, उसका एकीकरण हो चुका था। और वो जो नवाब साहब हैं इस तरह तरीका खाकर लेखक को वो सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं और वो अपनी रईसी को दिखा रहे हैं कि देखो हमारे जो रईसी खानदान है उसमें खीरों को सिर्फ उनका रसास्वादन करके, उनको सूंघ कर ही उसका रसास्वादन किया जा सकता है। नवाब साहब खीरे काटने की तैयारी तथा इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमने तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। नवाब साहब खीरे काटने की तैयारी तथा इस्तेमाल मतलब उन्होंने जैसे खीरे को धोया, पोंछा, छीला, काट कर और फिर नाक के पास लेके गए, मुंह के पास लेके गए और फिर इसको खिड़की के पास एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो कवि कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि इसी कामना से, बस इतना सा काम करने से ही वो वैसे हो गए जैसे थक गए हों, क्योंकि वो तो रईस बनने का नाटक कर रहे थे ना, अपना रईसीपन दिखा रहे थे, अपना नवाबीपन दिखा रहे थे। तो कह रहे हैं कि खीरे काटने की तैयारी तथा इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें
तस्लीम, तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, और यह है खानदानी तहजीब, नसीब, नफासत और नजाकत। सिर खम कर लेना मतलब सिर झुका लेना, और तहजीब का अर्थ होता है, तहजीब का अर्थ होता है सभ्यता, दूसरा है नफासत, नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता, तीसरा है नजाकत, नजाकत का अर्थ होता है कोमलता। तो देखो इस पंक्ति का एक भावार्थ देखो कि नवाब साहब खीरे काटने की तैयारी तथा इस्तेमाल से थककर लेट गए थे। इस छोटी सी प्रक्रिया में ही ऐसा लगा जैसे नवाब साहब को थकान हो गई है। तो हमें तस्लीम में, तस्लीम का मतलब उनके सम्मान में, किसके सम्मान में, नवाब साहब के सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा, यानी सिर झुका लेना पड़ा। और यह है खानदानी तहजीब, सभ्यता, नफासत और नजाकत के मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कि यही जो नवाब हैं उनकी सभ्यता है और स्वच्छता है और कोमलता है, कि कितनी स्वच्छता से वो कितने कोमल हैं। हम सोच रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध तथा स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस अर्थात एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अमूर्त, सूक्ष्म। किंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? लेखक कह रहे हैं कि क्या ऐसे पेट की पूर्ति हो सकती है, भूख शांत हो सकती है? नवाब साहब की तरफ से भरे पेट की ऊंची ढकार लेने का शब्द सुनाई दिया तथा नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है किंतु होता है शकील। शकील का अर्थ होता है अपाच्य, जिसे आसानी से पचाया न जा सके। नामुराद मैदे पर बड़ा बोझ डाल देता है। मैदा मैं पहले बता चुकी हूँ, आमाशय, पाचन तंत्र। तुरंत ज्ञान चक्षु खुल गए और पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो फिर बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की मात्र इच्छा से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। मैंने बताया कि इस चीज़ में इस पूरे पाठ में दो चीज़ें दिखाई गई है। एक तो लखनऊ के जो नवाब हैं उनके नवाबीपन को, उसके रईसी तरीके का, और दूसरा कवि कह रहे हैं कि क्या जब खीरे को सूंघने मात्र से जब पेट की तृप्ति हो सकती है, उदर की पूर्ति हो सकती है, तो क्या बिना किसी घटना के, बिना किसी पात्र के, बिना किसी कथ्य के कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। यही पाठ है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं, इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना है। कोई शब्दार्थ आपको समझ में नहीं आ रहा सो समझ लेना है। पाठ का सार जब आप अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्रश्न उत्तर करेंगे। इस प्रश्न उत्तर को हल करने का हल करेंगे हम अगली वीडियो में।